Welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring you a very fantastic video on the basis of optional question or multiple choice question. These multiple choice questions are very important for the half yearly examination or a first term examination for the CBSE board, as well as these questions are very important for the NEET aspirants and IIT JEE aspirants. ओके, तो हम इस सीरीज़ के अंदर हम एक प्रकार की ये जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसे हम टेस्ट सीरीज़ का नाम दे सकते हैं। और ये अभी जो वीडियो बन रहा है पार्ट फर्स्ट बनेगा टेस्ट सीरीज़ का। टेस्ट सीरीज़ के नाम से ये होगी, ठीक है, हैशटैग टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द आयनिक सॉलिड। सबसे पहले हम आयनिक सॉलिड के बारे में सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस ये लिखा हुआ कि आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। पोलर सॉल्वेंट केवल पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में बिल्कुल भी नहीं घुलता। और आयनिक सॉलिड्स आर पोलर कंपाउंड। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैटाइंस एंड एनाइंस अक्वायर ट्रांसलेटरी मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, ठीक है। पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चरल यूनिट हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वो कैसे हुआ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स? जैसे आपका कैटायन होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एनाइन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये कैटायन और एनाइन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल की कोई भी शेप नहीं बनती, ज्योमेट्री नहीं होती किसी भी आयनिक कंपाउंड की। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो लास्ट ऑप्शन दे रखा है ना, स्ट्रक्चरल यूनिट हैव अ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड से एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से उसमें पोलरिटी आ जाती है, फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज कॉल्ड सीडो सॉलिड। सीडो सॉलिड का मतलब क्या है कि जिनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट परफेक्ट होता है उसे हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ट्रू सॉलिड जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं, और दूसरे होते हैं सीडो सॉलिड जिन्हें हम कहते हैं अमोर्फस सॉलिड। तो देखो अगर हम CaF2 की बात करें तो ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन है, ठीक है। कैसा है? क्रिस्टलाइन। NaCl की बात करें तो ये भी क्रिस्टलाइन है, ठीक है। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ये क्या है? एल्यूमिनियम, हाँ। तो एल्यूमिनियम की बात करें, ये आपका एल्यूमिनियम है, तो ये भी आपका क्रिस्टलाइन मेटालिक सॉलिड है। तो केवल ग्लास एक ऐसा पदार्थ है जो हाँ, ये आपका एल्यूमिनियम नहीं ऑल है, तो काट दो इसे। हाँ, तो NaCl और CF2 आयनिक कंपाउंड है। ग्लास अमोर्फस सॉलिड है, इसलिए ग्लास होगा सीडो सॉलिड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूवमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉलिड्स विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करते, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े तरीके से पूछे जाते हैं। पहले नंबर तो उन्होंने बोला था सीडो सॉलिड होते हैं। अरे सीडो सॉलिड में तो आइसोट्रॉपी होती है, वो तो अमोर्फस होते ही हैं, आइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं। ये भी सीडो सॉलिड ही आइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं। पॉलीमॉर्फिक सॉलिड्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिक सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका सही आंसर होगा आपका एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड। कैसे होते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड। नहीं,
अनसॉलिड जैसे NaCl है वो अनसॉलिड होता है। मेटेलिक क्रिस्टल नहीं, मेटेलिक क्रिस्टल का मतलब 9 होना चाहिए। नन ऑफ दीज तो कोवैलेंट सॉलिड। तो इस तरीके से जैसे ऑप्शंस होते हैं उनमें से सही और गलत चीज़ों को काटते चले जाओ और सही आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं अमोर्फस सॉलिड्स आर। अब हमें अमोर्फस सॉलिड के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। तो अमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है, सुपर कूल लिक्विड होते हैं। सुपर कूल लिक्विड का मतलब ये है, मान लीजिए ग्लास है, मान लीजिए कोई आपका अमोर्फस सॉलिड है, ग्लास ही मान लीजिए, उसे हम जब मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, तो वो आपका ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करेगा। जब कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो वो आपका कूल लिक्विड के फॉर्म में होगा, उसे हम सुपर कूल लिक्विड के नाम से जानते हैं। पुरानी है ना हवेली के अंदर जो जितने भी आपके विंडो पेन्स होते हैं वो नीचे की ओर थिक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिस्टल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे क्रिस्टल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होते हैं? जब ये मोल्टन स्टेट होती है। यहाँ पे अभी ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है। चलिए, कोवैलेंट क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छे से फ्लो नहीं होती। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं उनमें भी नहीं फ्लो होती। तो आंसर कौन सा हुआ? सी। 6 का सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। जब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड स्टेट आर कैलकुलेटेड। वो ये कह रहे हैं कि जो आपका बॉन्ड एंगल है ना, और आपका सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल बॉन्ड लेंथ, हाँ ठीक है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स किसके द्वारा पता किए जाते हैं? तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के लिए एक एक्सरे डिफ्रैक्शन का सॉलिड स्टेट के लिए आपकी एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से किसी भी पदार्थ को पता लगा सकते हैं वो क्रिस्टलाइन है या अमोर्फस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं ख़त्म होता है। फर्स्ट आंसर है 7 का। क्वेश्चन नंबर हम 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये देखा गया है, यूनिट सेल विच पैरामीटर यहाँ पर यूनिट सेल की पैरामीटर दे दी है, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो क्यूबिक में भी होते हैं एंगल इक्वल, लेकिन अभी हम दूसरा पैरामीटर चेक करते हैं। उस पैरामीटर की चेक करने में हमने देखा कि A इक्वल B है, लेकिन B इक्वल C नहीं है। तो हम ये देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसमें टेट्रागोनल जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो सकता है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेबल दे दूंगा, उससे आप अपनी तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल पैरामीटर। ठीक है, तो सारे पैरामीटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये है आपका हेक्सागोनल, ठीक है, इक्वल तो जो ट्राई क्लिनिक होगा जिसमें A इक्वल नॉट B इक्वल नॉट C है, ठीक है, अल्फा इक्वल नॉट बीटा इक्वल नॉट गामा है। तो ये ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका पैरामीटर रहेंगे ट्राई क्लिनिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इफ़ 3 इंटरफेशियल एंगल्स, ओके, डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द क्रिस्टल कैन नॉट। तो सबकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकती है, लेकिन हेक्सागोनल की ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो थर्ड एंगल होता है 120 डिग्री का होता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे जब हम आएंगे तो इन अ हेक्सागोनल क्रिस्टल में क्या होता है भाई? तो हेक्सागोनल क्रिस्टल की बात अभी मैं कर चुका हूँ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। या पैरामीटर टेबल लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे सॉलिड स्टेट के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप डायरेक्ट टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी 7 सिस्टम हैं
की टेबल है उससे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल पैरामीटर। ऑर्थोरोम्बिक की ये पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर हम देखें ए को, है ना, ए इक्वल बी इक्वल सी, अल्फ़ाबेट इक्वल बीटा इक्वल गामा, ये आपका क्यूबिक होता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट डी दे रखा है ये आपका हेक्सागोनल होता है ना। अब हम आते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये देखा गया है कि विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस का मतलब है 4 लैटिस होती हैं, ठीक है। तो वो होती हैं ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट पेज पर आ गया। चलिए, द मोस्ट अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। तो देखो इन्होंने बड़ी चालाकी कर रखी है। सिमेट्रिकल में क्यूबिक 3 जगह दे रखा है 14 क्वेश्चन में, पर हमें क्या देखना है, हमें अनसिमेट्रिकल देखना है। तो ट्राइक्लिनिक एक ऐसा सिस्टम है जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 15 पे देखते हैं। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल पैरामीटर। मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, चालाकी कर रखी है। ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, सी की वैल्यू डिफरेंट है। फिर देखो अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा है, ठीक है। तो ये कौन सी सिस्टम का कौन से सिस्टम के पैरामीटर हैं, ये हैं टेट्रागोनल सिस्टम के पैरामीटर। एक बार फिर मैं सबको हटा के करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी टेट्रागोनल इज अ सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, इन द प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट। मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पर होते हैं, तो कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल पर ही तो होंगे। बस 8 कॉर्नर होते हैं, 8 एटम, 8 और यूनिट सेल के एटम से अटैच होते हैं। तो ये आपका होगा 8/1/8 इक्वल नंबर ऑफ एटम के बराबर, 1 एटम के बराबर। तो यहाँ पे 1 एटम हुआ। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 में अब अगर हम देखें तो 17 में ये देखा गया है, इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट। मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कहाँ पर होगा, सीधी सी बात है सेंटर पर होगा। तो कॉर्नर पर तो एटम्स होते ही हैं और सेंटर में और होता है। मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस 8 एटम हो गए और इसके सेंटर में 1 एटम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी सेंटर में कहाँ पर होगा, कॉर्नर पर और सेंटर ऑफ यूनिट सेल। आंसर नंबर 17 क्वेश्चन का आंसर नंबर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। इन फेस सेंटर यूनिट सेल लैटिस पॉइंट्स आर। देखो फेस सेंटर में कॉर्नर पर तो होगा ही, तो कॉर्नर वाले 3 ऑप्शन दे रखे हैं। अच्छा, फेस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, तो ऑप्शन नंबर 18 का सी होगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में कितने आइटम होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में फेस सेंटर में कितने होते हैं, 4 होते हैं, चलो 4 होते हैं। दूसरी बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, बी। तो ऐसे ही पढ़ते जाओ और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे। इस सेक्शन के अंदर, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। व्हाट वुड बी द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड का मतलब ये हुआ, मान लीजिए एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। तो जो इस सरफेस के एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ है, तो आधा वाला एटम 1/2 यहाँ पर है, आधा वाला एटम यहाँ है, दोनों को जोड़ तो 1 एटम के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो अच्छा कॉर्नर पर, अब कॉर्नर की कहानी बताता हूँ। तो कॉर्नर में क्या है, मान लीजिए 1 2 3 और 4 5 6 7 8, ये आपके कॉर्नर पे कॉर्नर वाली कहानी में पहले अभी बता चुका हूँ। 8 इंटू 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, तो 1 एटम के बराबर होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने होंगे, मुद्दा तो ये है। तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे 2 और ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक तो बीसीसी सिस्टम है, बीसीसी सिस्टम, ठीक है, एक सिंपल यूनिट सेल है। तो भाई ये देख लो कि सिंपल यूनिट सेल के लिए इन्होंने चालाकी कर रखी, 1 2 3 दे रखे, लेकिन बॉडी सेंटर का देखो ना तो बॉडी सेंटर का कहीं ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन फॉर्मूलों को अच्छे से रट लें। इन द फेस सेंटर FCC है ना, के लिए आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू सीधी सी बात है a/2√2 होगी, 2√2। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22 का a/2√2, तो 22 का सी होना चाहिए आंसर, 22 का आंसर क्या है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 पे आते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में फ्रैक्शन कितना होता है, तो 0.52 होता है। ये न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, ऐसे ही बता दो। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ बॉडी सेंटर, BCC का फ्रैक्शन, तो ये होगा 0.68। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन अ फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का टी आंसर होगा। ठीक है अब इस पेज पर मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन 25 ही करने वाला हूँ, लेकिन समस्या ये है कि इस पेज पर 28 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा है कि पहले ये 28 क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो है उससे कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल लैटिस हैज़ अ मिनिमम एम्प्टी स्पेस, इसमें मिनिमम एम्प्टी स्पेस होता है। अब जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसमें, ठीक है, तो 74.74 एफिशिएंसी है FCC की, तो इसी में स्पेस कम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्मॉलेस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, तो सिंपल वाली सेल यूनिट सेल कौन सी है, क्यूबिक है ना, ये आपका सी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन है, बस देखो और टिक लगाओ, देखो और टिक लगाओ, देखो और टिक लगाओ। पोलोनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, द एज ऑफ द यूनिट सेल, यूनिट सेल का एज दे रखा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पोलोनियम, तो ऐसा करो R इक्वल है ना कैटाइन की वैल्यू अपॉन एनाइन की वैल्यू। ठीक है, तो रुको क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को थोड़ा सा एक बार पढ़ने दो, तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूँगा क्वेश्चन नंबर 28 को मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। पोलोनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो सिंपल का मतलब हो गया R इक्वल A/2। ठीक है, R इक्वल A/2 सही है। अच्छा, उसमें जो आपका एज ऑफ, हाँ एज दे रखी है 236 नैनोमीटर, तो 236 नैनोमीटर अपॉन 2, अरे ये बहुत सिंपल है, 236 अपॉन, तो इसी करोगे तो 118 आना चाहिए। तो
चिल्ड्रन आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने 28 क्वेश्चंस करा दिए। 28 ऑप्शंस क्वेश्चन आपको करने के बाद आपके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को मन से समझेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे पूछेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ना कुछ मैं देने की कोशिश करूँगा। अभी देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, वही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले नीट के एग्ज़ामिनेशन के अंदर, आने वाले IIT JEE एग्ज़ामिनेशन के अंदर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस होते हैं और CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए ये मेरा वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।